थैंक्स सर। सभी छात्र छात्राओं को गुड आफ्टरनून। थैंक्स। आज मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं अपने आदरणीय एक हमारे डीआईजी सर रहे हैं श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह, उनकी दो पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, अपने होने का हक अदा होना चाहिए। सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, अपने होने का हक अदा होना चाहिए। अगर हम जिंदा हैं तो हमें जिंदा नज़र आना चाहिए। आज हम शुक्रगुजार हैं कि इस गुरुकुल एजुकेशनल एकेडमी में मुझे आमंत्रित किया गया है। हम शुक्रगुजार हैं स्कूल के प्रबंधक श्री अश्विनी कुमार सिंह जी का, प्रधानाचार्य श्री रवि पांडे जी का, और अभी जो हमारी तारीफों के पुल बांध रहे थे मंच संचालक सर श्री ओम प्रकाश उपाध्याय जी का। तो हर व्यक्ति में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। व्यक्ति को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास करना चाहिए। वो जहाँ भी रहे, जिस फील्ड में भी रहे, जिस समाज में वो जी रहा है, जिस समाज में वो रह रहा है, चाहे वो छात्र जीवन में हो या टीचिंग जीवन में हो या अन्य कोई सेवाओं के क्षेत्र में हो, हर व्यक्ति जहाँ है अगर वहाँ अपने काम के प्रति अपना बेस्ट देने का हमेशा समर्पण भाव रखता है तो निश्चित रूप से अपने को लाभान्वित करते हुए दूसरों को भी लाभान्वित, आसान्वित और उसको दूसरों को सुखद अनुभूति दे सकता है। आज की कार्यशाला का विषय वस्तु है डिजिटल वॉरियर, कार्यशाला का नाम है। इस कार्यशाला के माध्यम से हम छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम और फेक न्यूज के प्रति अवेयर करते हैं। खासतौर से जो इंटर तक के छात्र हैं, हाई स्कूल, इंटर, इनके छात्रों की कार्यशालाओं के लिए हम लोगों को निर्देशित किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया, उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी के निर्देशन में यह पूरे प्रदेश में सिस्टम लागू किया गया है कि हम कॉलेजों में, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में जाएंगे, वहाँ छात्रों को अवेयर करेंगे। क्योंकि एक छात्र मिनिमम 4 सदस्यों के परिवार का होता है। अगर एक छात्र को हम अवेयर करते हैं तो कम से कम अपने परिवार के माता पिता, भाई बहन सबको वो सारी बातें जाके बताएगा कि आज स्कूल में किस चीज़ का कार्यशाला हुआ। उसके अलग हटकर वो अपने सहपाठियों से भी बता सकता है, अपने पड़ोसियों को भी बता सकता है, अपने रिश्तेदारों को भी अवेयर कर सकता है। तो एक अनुमान माना जाए कि यहाँ 500 छात्र बैठे हैं तो 500 परिवार बैठे हैं, और 500 परिवार का मतलब 2000 लोग मिनिमम हो गए, और 2000 के आसपास जुड़ने वाले लोग अगर 8000 और इस चीज़ से जागरूक होते हैं तो एक स्कूल में कार्यक्रम करने से 10,000 लोगों को मिनिमम हम अवेयर कर सकते हैं। जागरूकता ऐसी चीज़ होती है जिससे बड़ी से बड़ी दुर्घटना या क्राइम से बचा जा सकता है। क्राइम हो जाने के बाद वो तो फिर पुलिस का काम हो गया, लेकिन क्राइम से पहले दुर्घटना से बचाव, अपराध से बचाव पुलिस के साथ साथ समाज की भी संयुक्त जिम्मेदारी है। आज जिस विषय पर चर्चा है उसी का बार बार मैं नाम लूँगा, फेक न्यूज और साइबर क्राइम। फेक का मतलब होता है गलत या झूठी, न्यूज़ का मतलब खबर। झूठी न्यूज या झूठी खबर जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो उसको देखने वाले करोड़ों यूजर्स के मन में वो कुछ समय बाद सही प्रतीत होने लगती है और वो रहती है फेक न्यूज। इससे कैसे बचना है? दूसरा, आज के युग में जो क्राइम हो रहे हैं अब बहुत किंचित सुनाई देता है कि कहीं डकैती हो गई, लूट हो गया, हत्या हो गया या चोरी हो गई। अब सबसे बड़ा जो आर्थिक अपराध है वो साइबर क्राइम के माध्यम से हो रहा है, और ऐसा एक साइलेंट अपराध है कि इसके कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जो अपराध हो जाने के बाद भी व्यक्ति समाज में उजागर नहीं करता है, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है,
अपने दोस्तों, अपने परिवार तक को नहीं बताता है। किसी को जैसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसका गलत फोटो, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या जिस भी माध्यम से ब्लैकमेलर प्राप्त कर लिया है और बार बार ब्लैकमेल कर रहा है, व्यक्ति अपनी बात खुलकर अपने परिवार में, घर में या पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है। और कुछ अपराध ऐसे हो जाते हैं, 10,000 कट गया खाते से, 5,000 कट गया, लोगों को लगता है बड़ी छोटी रकम है, इसको हमको पुलिस को इन्फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है। या जैसे गांव में मारपीट हो गई, कोई घटना हो जाती है, 112 पर तुरंत हम डायल करके पुलिस को बुला लेते हैं। इस चीज़ में अभी जागरूकता कम है कि साइबर अपराध जब होता है तो आधे से अधिक लोगों को अभी इसका हेल्पलाइन नंबर ही याद नहीं है या ध्यान नहीं है। आप लोगों में अगर किसी को ध्यान हो कि साइबर हेल्पलाइन नंबर क्या है तो बताएं बेटा। देखिए, बच्चे के लिए आप तालियां बजाइए, शाबाश। किस क्लास में हो बेटा? किस क्लास में हो? 6th क्लास का बच्चा 1930 जान रहा है। इसका मतलब समाज में अब ये जागरूकता आ रही है। जिस तरह से 112 उपयोगी है, जिसको आप 100 नंबर पहले बोला करते थे, उसी तरह से 1930 भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जो ही आपका पैसा कटा, अगर आपने 1930 पर कॉल कर दिया, कुछ आपसे वहाँ डिटेल लिए जाते हैं, अकाउंट्स, नाम, और आप जिस खाते में वो पैसा गया रहता है वहीं पर होल्ड हो जाता है, रुक जाता है, और उस साइबर क्रिमिनल्स का खाता फ्रीज हो जाता है, सीज हो जाता है। लेकिन अगर 48 घंटा से ज़्यादा समय व्यतीत हो गया तो आपकी कॉल स्वीकार नहीं की जाएगी। आपको फिर www.cybercrime.gov.in पर वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत अपलोड करानी पड़ेगी। लेकिन घटना हुए 48 घंटे यानी 2 दिन से कम है तो 1930 पर आप अपना रजिस्टर करा सकते हैं। बहुत ही उपयोगी नंबर है। इन सारे मुहिम को चलाने के लिए कुछ मानदंड, पैमाना जिसको आप बोलते हैं, निर्धारित किया गया है। बड़े धैर्य से आप समझेंगे, सुनेंगे। बहुत ईजी भाषा में हम आपको समझाने का कार्यशाला की विषय वस्तु को प्रयास करेंगे ताकि आपको इजीली रूप से समझ में आ सके, ताकि साइबर क्राइम के नेटवर्क को हम लोग तोड़ें। और तोड़ने का एकमात्र उपाय अभी केवल जागरूकता ही है। जब तक एआई के बारे में समाज विकसित नहीं हो जाता है, आम आदमी तक एआई की समझ और कंप्यूटर की समझ नहीं पहुंच पाती है, तब तक अवेयरनेस ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। तो हम इसका जो पोस्टर में शब्द लिखे गए हैं, विषय वस्तु लिखा गया है, इसको समझाने के बाद फिर आपको एआई भी बताएंगे और आपको साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ शब्दावलियाँ, क्राइम होने पर किन किन चीज़ों को आपको सुरक्षित करके रखना है और क्या क्या करना है, वो सारी विषय वस्तुओं पर मैं चर्चा करूँगा। पहले 15 मिनट मैं इस पोस्टर पर लूँगा, फिर 15 मिनट समझाने का लूँगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखो अजय बात की बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हेडिंग है, एक न्यूज और साइबर अपराध के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस के अभियान में डिजिटल वॉरियर के रूप में युवाओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भागीदारी। इसके जो टाइटल है, टाइटल ही बता रहा है कि फेक न्यूज और साइबर क्राइम अपराध के खिलाफ। किसके खिलाफ अभियान चल रहा है? झूठी खबर और साइबर क्राइम के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस, यानी कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में इसको कंटिन्यू किया गया है। ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, डिजिटल वॉरियर बनाया जाएगा। वॉरियर का मतलब होता है योद्धा। ऐसे योद्धा तैयार किए जाएंगे डिजिटली रूप से, जो कि फेक न्यूज और साइबर क्राइम के खिलाफ अपनी आवाज उठा सके, लोगों को जागरूक कर सके। अब इसमें जो अगला शब्द है, युवाओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भागीदारी। तो युवा वो माना जाता है पुलिस की नज़र में जो एबव 18 ईयर्स है और वो डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। तो डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को हम लोग डिजिटल वॉरियर के रूप में फॉर्म भरवा रहे हैं और उनसे एक शपथ पत्र लिया जा रहा है और उनको डिजिटल वॉरियर बनाया जा रहा है।
दूसरा किन लोगों को हम लोग डिजिटल वॉरियर बना रहे हैं? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनको कहा जाता है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, जो भी सोशल मीडिया साइट्स हैं जिन पर उनके फॉलोअर्स हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, देखते हैं, उन लोगों को इसमें हम लोग शामिल करेंगे ताकि उनके माध्यम से जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उसमें हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को नहीं हम लोग शामिल करेंगे क्योंकि आप लोगों को अभी बिलो 18 ईयर्स के हैं आप, तो आपको आधिकारिक रूप से फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। आप अपने पेरेंट्स की आईडी पर ही उसको देख पाते हैं। आपकी आईडी पर, आपके आधार कार्ड पर कोई न सिम प्राप्त होता है और नहीं आपको कोई कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम आपको अपना कस्टमर बनाती है। तो इसलिए जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनके रूप में आपके स्कूल के टीचर्स को हम लोग सम्मिलित करते हैं, साथ साथ डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को हम लोग इसमें शामिल करते हैं। आप लोगों के लिए है कि पुलिस हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में जाकर आपको अवेयर करेगी कार्यशालाओं के माध्यम से। ये हमारी खुद की रिस्पांसिबिलिटी होगी कि हम आपको अवेयर करेंगे और आपके कॉलेज की रिस्पांसिबिलिटी होगी कि कॉलेज आपको अवेयर करेगा। कॉलेज को एक साइबर सेल अपने स्कूल में गठन करना होगा जिस क्लब का नाम होगा साइबर क्लब। उसमें एक जो कंप्यूटर से रिलेटेड टीचर होंगे उनको उसका नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। उनके माध्यम से साइबर अपराध से रिलेटेड आप कोई वीडियो बना सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, कहानियाँ लिख सकते हैं, चित्रकला कर सकते हैं और वो चित्रकला अपने नज़दीकी थाने पर आप देंगे, नज़दीकी थाना अपने एसपी को देगा, एसपी के माध्यम से डीजीपी मुख्यालय तक हो जाएगा और वहाँ से जिस स्कूल के बच्चों का वह कंटेंट, लघु कहानियाँ, चित्रकला, पोस्टर या उस पर कोई नुक्कड़ नाटक पसंद आएगा, उन बच्चों को उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय द्वारा, पुलिस के एसपी महोदय द्वारा, डीआईजी महोदय द्वारा पुरस्कृत प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो भी दिया जाएगा। इन सब सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल में अब बता रहा हूँ। आपने टॉपिक समझ लिया कि किस विषय पर हम यहाँ आपके बीच में उपस्थित हैं। डिजिटल वॉरियर जो स्कीम है हमने बता दिया किन लोगों को इसमें योद्धा बनाना है। कार्यशाला में तो आप लोग भी आ सकते हैं। वॉरियर में केवल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र ही रहेंगे और डिजिटल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया के, वो इन्फ्लुएंसर भी शामिल रहेंगे। इसमें सबसे पहले हम आते हैं कि स्कूल एवं कॉलेज विश्वविद्यालय प्रबंधन कमेटी से क्या अपेक्षाएं हैं, पुलिस क्या अपेक्षा रखती है आपके प्रबंधन कमेटी से, आपकी मैनेजमेंट कमेटी से। तो इसमें कुछ 4 अपेक्षाएं हैं। पहली अपेक्षा है साइबर क्लब की स्थापना स्कूल में। एक शिक्षक को नोडल अधिकारी नामित करना, तो ऐसे ही शिक्षक को नोडल अधिकारी नामित किया जाए जिसके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स हों या सोशल मीडिया में वो एक्टिव हों और कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हों। अगला है छात्रों की भागीदारी के लिए प्रेरित करना। कौन प्रेरित करेगा? जो आपका साइबर क्लब स्थापित होगा। अगला है साइबर स्पेस में आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने के दिशा में मार्गदर्शन। साइबर स्पेस का मतलब आज हम मोबाइल लेकर अगर घूम रहे हैं तो 24 घंटा हम साइबर क्रिमिनल्स की पहुंच में हैं। और ये जो साइबर स्पेस है, साइबर स्पेस का मतलब जब ही नेटवर्क आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आ गया, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें आपने वाईफाई के माध्यम से या सिम के माध्यम से या किसी अन्य स्रोत से नेटवर्क एक्सेस कर लिया, आप साइबर स्पेस में आ गए। अगला पॉइंट है साइबर क्लब की गतिविधियों में कार्यशालाएं आयोजित होंगी, सेमिनार, संवादात्मक सत्र आयोजित हो सकते हैं। इसका मतलब डिबेट भी कराया जा सकता है, रचनात्मक सत्र भी हो सकता है, यानी कि निबंध लेखन प्रतियोगिता कराई जा सकती है, पोस्टर बनाना, स्लोगन लिखना, लघु कहानियां लिखना, सोशल मीडिया है क्रिएटिव एवं वीडियो कंटेंट बनाना। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक उत्सुकता आएगी। अगर आपके स्कूल में कोई ऐसी निबंध प्रतियोगिता होती है जिसका टॉपिक ही साइबर क्राइम और फेक न्यूज के खिलाफ
समाज एवं पुलिस की संयुक्त जिम्मेदारी अगर टॉपिक रख दिया जाता है, उससे आप पर आपके विचार लिए जाते हैं, तो आप जो भी आपके मन में आइडिया आता है आप अपने निबंध में लिखेंगे। कॉपी जब चेक करने वाला जो टीचर है उसी में से कुछ आइडिया को डेवलप कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर जो विचार आएंगे अभी इस उम्र में जो विचार आते हैं वो शायद हम लोगों के मस्तिष्क में नहीं आ सकते हैं। आपकी उम्र में नई सोच, नई दिशा देने के लिए हमेशा निकलती रहती है। तो इसलिए बच्चों के माध्यम से निबंध लेखन या डिबेट कंपटीशन कराकर हम नई चीज ले सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है डिजिटल वॉरियर कौन बन सकता है। जैसा कि हमने बताया कि कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र डिजिटल वॉरियर बन सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर एक्टिव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, कुछ यूट्यूबर होते हैं, कुछ फेसबुक पर लाखों करोड़ों उनके फैंस फॉलोअर होते हैं, कुछ के इंस्टाग्राम पर होते हैं। उनको इसलिए बनाया जा रहा है कि उनके माध्यम से कोई सूचना अगर उनके सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर डाली जाएगी तो लाखों लोगों तक अपने आप पहुंचेगी वो बात। अगला पॉइंट है डिजिटल वॉरियर को क्या करना होगा। जो हम डिजिटल योद्धा बना रहे हैं, डिजिटल वॉरियर बना रहे हैं, उनका क्या काम है? तो उनका काम है फेक न्यूज अर्थात झूठी खबरें जो समाज में अशांति फैला सकती है या उनको गुमराह कर सकती है, उन खबरों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से खंडन करना। जैसे मान लीजिए कि यह पडरी जगह है ना सर, कौन सी जगह है? पडरी बाजार, पडरी जगह है। यहाँ पर कोई एक झूठे ही फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर किसी व्यक्ति ने न्यूज चला दिया कि यहाँ हिंदू मुस्लिम राइट हो गया, या यहाँ पर दो जातियों में आपसी संघर्ष हो गया, जबकि यहाँ के स्थानीय लोग जान रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फोन नहीं ना आ रहा उसमें? स्थानीय लोग जान रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, डिजिटल वॉरियर की यहाँ पर भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वो तुरंत इस बात का अपने मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से खंडन करेगा कि नहीं, ऐसा तो यहाँ तो मैं मौजूद हूँ, यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बात किया, ऐसी यहाँ कोई बात नहीं है। तो ऐसी भ्रामक और झूठी खबरों का खंडन करना। साथ ही साथ डिजिटल वॉरियर का ये भी काम होगा कि साइबर अपराध किस किस प्रकार के हो रहे हैं और किन किन तरीकों के साथ हम उनसे निपट सकते हैं, उसके लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गांव में जहां 10, 20, 50 लोग इकट्ठा हो गए, वहां पर अनार्गल बात करने से अच्छा है कि इस टॉपिक पर ही हम चौराहे पर खड़े हो रहे हैं तो बात करें, ताकि इस संबंध में अन्य लोग जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, गांव के लोग हैं, वो भी अवेयर हो सके। तो ये हो गया फेक न्यूज, झूठी खबरें जो समाज में अशांति फैलाती है, उनका खंडन करना। साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक और सचेत करना। पुलिस के सराहनीय कार्यों को प्रमोट करना। जैसा कि आपके अभी उपाध्याय सर जो है, जो मंच संचालन कर रहे थे, उन्होंने तारीफों के हमारी पुल बांध दी। तो इससे क्या हो रहा है, भले ही हम 10% उस काबिल हो, इन्होंने 90% बढ़ा के तारीफ की, हमारे अंदर क्या हो गया, उत्साह बढ़ गया कि लग रहा है कि हमारे प्रति लोगों की सोच अच्छी है। तो हम जानबूझकर भी गलत करने से डरेंगे। जब हमको लगेगा कि समाज हमारे प्रति अच्छे नज़रिए से देख रहा है, समाज हमसे अपेक्षाएं रखा है, समाज हमारे बारे में अच्छी सोच रख रखा है और वो तारीफ भी कर रहा है सोशल मीडिया पर या पेपर में, टीवी पर तारीफ भी हमारे आने लगी, तो हम जानबूझकर भी गलत नहीं कर पाएंगे। अगर गार्जियन या टीचर आप 40% नंबर पाते हैं और कोई हल्का सा पीठ थपथपा देता है, ठीक है बेटा बहुत बढ़िया नंबर आया, 100 में 40 आया, अगर तुम और आगे मेहनत करोगे तो 50 भी आएगा, 60 भी आएगा, 90 भी आएगा, 100 भी आएगा, तो आपका उत्साह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और वही गार्जियन या टीचर आपको फिर मारने पीटने लगे कि अरे आप तुम्हारा तो 40 आ गया, 40 का कहाँ जमाना, आप तो सब 90 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, लोग 100% ला रहे हैं, तो आपका मनोबल डाउन होगा। तो ये मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस के कार्यों को, गुड वर्क को, ये नहीं कि हमारे खराब कार्यों को, हमारे अच्छे कार्यों को प्रमोट करना। तो डिजिटल वॉरियर्स का 3 काम हो गया, फेक न्यूज, झूठी खबर का खंडन करना, दूसरा साइबर क्राइम के प्रति लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, और तीसरा अगर पुलिस कोई अच्छा काम करती है तो उससे अच्छे कार्यों की विभिन्न प्लेटफार्मों पर, विभिन्न चैनलों पर, विभिन्न मीडिया के न्यूज़पेपरों में, चौराहों पर उनकी तारीफ करना।
ताकि अगर 4 पुलिसकर्मी, थाने में अगर 100 पुलिसकर्मी हैं, 4 पुलिसकर्मियों ने कोई अच्छा काम किया, अगर उसकी तारीफ हम करेंगे तो जो 96 पुलिसकर्मी बचे हैं उनके दिमाग में भी ये चीज़ आएगी कि ऐसा गुड वर्क, ऐसा अच्छा काम हम भी कर देते तो हमारा भी समाज में नाम होता, तो उससे एक उत्साह बढ़ता है। तो ये डिजिटल वॉरियर के 3 काम हैं। अब आप आते हैं कि साइबर अपराध के कुछ नए ट्रेंड। साइबर अपराध आज से 25 साल पहले से चल रहा है। कितने साल पहले से चल रहा है? पीछे तक आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार जोरदार ताली बजाइए ताकि आपकी शिथिलता दूर हो। शुरू करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अट्रैक्टिव है हमारी तरफ, गौर से सुन रहे हैं हमारी बात। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, देखिए 25 साल पहले इस अपराध का जन्म हुआ। इस अपराध का जन्म वर्ष 2000 में सामने आने लगे थे, क्योंकि भारत में मोबाइल कब आया है? 95 में। कब आया भारत में मोबाइल? तो जब मोबाइल आया है तभी सिम आया है, और जब सिम आया है तभी नेटवर्क आया है, और जब नेटवर्क आया है तभी ये साइबर, नेटवर्क को ही साइबर कहते हैं। दिमाग में अगर चल रहा होगा कि साइबर क्या है तो बिल्कुल पटाक्षेप कर दीजिए, नेटवर्क को ही साइबर कहा जाता है। साइबर किसको कहते हैं? नेटवर्क को। नेटवर्क नहीं है तो साइबर नहीं है, नेटवर्क को ही। ये वर्ल्ड वाइड वर्ड है, विश्वव्यापी शब्द साइबर नाम दे दिया गया है। क्या है? पूरे विश्व के लिए एक ही शब्द दे दिया गया है। जैसे आप पढ़ते हैं ना मानव, तो इंडिया में मानव कहा जाता है, चाइना में जाएंगे कुछ और कहा जाएगा, अमेरिका में जाएंगे ह्यूमन कहा जाएगा। अलग अलग कंट्रियों में इस मानव का अलग नाम है, लेकिन एक साइंटिफिक नाम होता है, होमो सेपियंस होता है ना। मानव का क्या होता है? होमो सेपियंस, साइंटिफिक नाम है। उसी तरह से ये साइबर एक साइंटिफिक नाम है, जो कंप्यूटर साइंटिस्टों ने इसका नाम विश्वव्यापी शब्द एक रख दिया, साइबर। तो इससे भ्रमित नहीं होना है कि ये क्या चीज़ है। तो भारत में कंप्यूटर और मोबाइल का विकास 95 के दौरान, 1995 के दौरान शुरू हुआ। सिम उसी समय आया, उसी समय मोबाइलों में कनेक्शन मिलने लगे, नेटवर्क आने लगा। उसी समय लैपटॉप और कंप्यूटर में भी नेटवर्क आने लगा, उसी समय वाईफाई आने लगा, और उसी समय इससे अपराध होने लगे। तो छोटे मोटे अपराध होते थे, किसी की आईडी हैक कर लेना, किसी का एल्बम से या गैलरी से फोटो कॉपी कर लेना, उनका मोबाइल लेकर अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर देना, उनके कंप्यूटर का जो आप पासवर्ड लगाते हैं पासवर्ड चुरा के और उनके डाटा को अपने कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र कर लेना। ये छोटे छोटे अपराध होते थे जब शुरुआत हुआ। तो उसके लिए भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष के लिए एक कानून बनाया, जिस कानून का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। इंफॉर्मेशन क्या मतलब होता है? और टेक्नोलॉजी की हिंदी क्या होती है? प्रौद्योगिकी। क्या होता है? प्रौद्योगिकी। और एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000, माने 95 से अपराध शुरू हुआ। और जब अपराध भारत में होने लगा तो सरकार ने निर्णय लिया कि इसको एक कानूनी दायरे में लाया जाए, क्योंकि उससे पहले जो अपराध होते थे तो आप लोगों ने सुना होगा भारतीय दंड संहिता या ताजीराते हिंद या इंडियन पैनल कोड IPC। तो आप सुनते थे कि 302 मतलब हत्या हो गई 302 लग जाएगा, चोरी हो गई 379 लग जाएगा, मारपीट हो गई 323 लग जाएगा। लेकिन उस कानून की किताब में इस अपराध की रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए एक अलग कानून बनाना पड़ा, जिस कानून का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट। शॉर्ट में उसको क्या बोल देंगे? IT एक्ट। वह जो वर्ष 2000 में कानून बना, आज भी इससे रिलेटेड जो अपराध होते हैं वो उसी कानून के दायरे में दर्ज होते हैं FIR, और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़कर उसी कानून के दायरे में जेल भेजा जाता है। तो क्लियर हो गया IT एक्ट के बारे में। तो ये छोटे मोटे अपराध तो आज से 25 साल पहले से चल रहे हैं। इस समय जो नया दौर इसमें जुड़ा है, जो नए अपराध जुड़े हैं,
वह जुड़ा है फर्जी क्रेडिट मैसेज फ्रॉड। जैसे अभी संचालक महोदय आपको बता रहे थे कि आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, आपके मतलब आपके माता पिता के मोबाइल पर मैसेज आएगा, उनका बैंक में खाता है, लगेगा कि 20,000 रुपया आ गया, क्रेडिटेड का मैसेज आएगा, और क्रिमिनल्स का फिर फोन आएगा कि भूल से मेरा पैसा चला गया है और मेरा पैसा वापस कर दीजिए। आप जो वापस करने के चक्कर में पड़ेंगे, आपके खाते से पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। या AI का नाम कितने बच्चों ने सुना है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शाबाश, बहुत सारे बच्चों ने सुना है। देखिए इतने बच्चे हाथ उठा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, नाम भले ना सुना है आपने, लेकिन काम उसका आप लोग रोज सुनते होंगे टीवी में। उसका फोटो एडिट करके वहाँ लगा दिया, उसका फोटो एडिट करके वहाँ लगा दिया, उसकी आवाज़ कॉपी करके वहाँ लगा दिया, उसकी वीडियो कॉपी करके यहाँ लगा दिया। नाम आपने खूब सुना है। अब वो AI टूल्स के मदद से वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो उस तरह से आवाज़ भी आएगी कि आपके रिश्तेदार की आवाज़ आ रही है, भाई की, चाचा की, किसी न किसी की आवाज़ आपको समझ में आएगी, और उसके माध्यम से वो कहेगा कि गलती से मेरा 20,000 रुपया आपके खाते में चला गया है, मुझे तो केवल 2,000 भेजना था, 1 जीरो बढ़ गया है, आप 2,000 अपना उधार वाला रख लीजिए और 18,000 मेरा वापस कर दीजिए। जो भी आपके माता पिता या जो मोबाइल होल्डर है पैसे को ट्रांसफ़र करता है, उसके खाते से पैसा कट जाता है और साइबर क्रिमिनल्स का कोई पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया रहता है। इस फ्रॉड को बोलते हैं फर्जी क्रेडिट मैसेज फ्रॉड। अगला जो शब्द है डिजिटल अरेस्ट, बहुत ही पॉपुलर शब्द चल रहा है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से साइबर जो क्रिमिनल्स हैं वो आपको वीडियो कॉलिंग या व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, बाकायदा यूनिफॉर्म में करते हैं, वर्दी में दिखेंगे, पीछे उनका बैकग्राउंड दिखाई देगा थाने का, क्राइम ब्रांच का, CBI का, ED का, विभिन्न जांच एजेंसियों के जो ऑफिस होते हैं उनका फोटो बैकग्राउंड में रहेगा, और आपसे वो सीधा बात करेंगे कि आपकी कोई एक कमी पकड़ लेंगे और उस कमी को आप पर टार्चर करेंगे, आपको लगातार वाचिंग वीडियो कॉलिंग पर रखेंगे, आपको फ़ोन डिस्कनेक्ट करने नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे आपको समझने का, सोचने का, किसी और से पूछने का, और आपको ब्लैकमेल कर ले जाएंगे। आपसे ज़बरदस्ती कोई ऐप डाउनलोड करवाएंगे, उसमें आपको पैसा भिजवाएंगे, या कुछ भी वो आपसे कर सकते हैं ब्लैकमेल करके। तो ये अपने पेरेंट्स को आपको बताना है, अपने बड़े भाइयों को, चाचा को, चाची को, कि इस तरह का कोई वीडियो कॉल आ रहा है या इस तरह का कोई व्हाट्सएप कॉलिंग आ रही है जिस माध्यम से आपको लगता है कि ये साइबर क्रिमिनल हो सकता है, और वो साइबर क्रिमिनल बाकायदा यूनिफॉर्म में या यूनिफॉर्म में नहीं है तो पीछे उसके थाने का बैकग्राउंड दिखाई देगा। इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो कॉल आ रहा है, तुरंत डिस्कनेक्ट करिए, नंबर को ब्लॉक करिए, ठीक है, उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे पॉपुलर चल रहा है, और इसके नए नए आयाम, माने नए नए तरीक़ों का इजाद करके साइबर क्रिमिनल लोगों को मोबाइल पर ही वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ही अरेस्ट का भय दिखा रहे हैं कि आप गिरफ्तार हो गए हैं। डिजिटल अरेस्ट का मतलब कि आपको डिजिटली रूप से अरेस्ट कर लिया गया है, जबकि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को या किसी अपराधी को डिजिटली रूप से अरेस्ट किया जाए। तो अगर कोई इस बात को कहता है साइबर क्रिमिनल कि आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ही, व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से ही डिजिटली रूप से अरेस्ट कर लिया गया है, आप तुरंत बताइए ऐसा कोई कानून भारत में नहीं बना है जिसके माध्यम से किसी को डिजिटली रूप से अरेस्ट किया जा सके। पुलिस को अगर गिरफ्तार करना होगा तो फिजिकली रूप से अरेस्ट करेगी, माने उसको घर पर जाके पकड़ के या बाजार से पकड़ के वहीं से लाकर अरेस्ट कर सकती है, डिजिटली रूप से अरेस्ट नहीं कर सकती है। तो आपका इसका उपाय है, फ़ोन को डिस्कनेक्ट करिए, मोबाइल ब्लॉक करिए उसका नंबर, और थाने पर एक कंप्लेन करिए। तीसरा क्राइम है APK फाइल से फ्रॉड, न्यूड वीडियो कॉल। न्यूड का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, तो न्यूड का मतलब कितने लोग समझते हैं? चलिए, न्यूड का मतलब है अश्लील फोटोग्राफ किसी माध्यम से किसी व्यक्ति का, किसी मेल या फीमेल का प्राप्त कर लेना, उसको ब्लैकमेल करना। ये कैसे हो सकता है? आपने वीडियो कॉल एक्सेप्ट किया,
उधर वाला व्यक्ति हो सकता है न्यूड हो, न्यूड का मतलब बिना कपड़े के हो, आपने इधर से कॉल रिसीव किया, आपके साथ स्क्रीन शेयर साथ ले लेगा और आपको फिर दिखाकर, आपके परिवार को दिखाकर आपको ब्लैकमेल करेगा। तो इस तरह के कॉल से बचना है। अगर आपके मोबाइल में नंबर उसका नहीं सेव है, बिल्कुल वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉलिंग मत उठाइए। ऑनलाइन गेम फ्रॉड, ये बच्चे बहुत गेम खेल रहे हैं मोबाइल पर। जो आप गेम को, ऐप को डाउनलोड करते हैं, आपसे सूचनाएं मांगता है कि ये अलाउ करिए, यहाँ अलाउ करिए, यहाँ अलाउ करिए, आप अलाउ करते चले जाते हैं। बच्चे समझते नहीं, ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें आपकी मोबाइल की सारी डाटा एक्सेस हो जाती है, दूसरे के पास पहुंच जाती है, साइबर क्रिमिनल्स के पास, जिसने ऐप डेवलप किया है। जो ऐप डेवलप किया है क्रिमिनल्स, उसके पास आपकी सारी मोबाइल की डाटा पहुंच जाएगी। आपने अपने मोबाइल में अपने आधार कार्ड का फोटो खींच के रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो खींच के रखा है, बैंक अकाउंट का फोटो खींच के रखा है, या घर के जो भी लोगों के फोटो आपने रख रखा है, घर के बारे में कोई जानकारी रख रखी है, आपने जो मोबाइल नंबर सेव कर रखे हैं, वो सारे नंबर साइबर क्रिमिनल्स की ऐप में पहुंच जाएंगे, जो ऐप आपने डाउनलोड किया। अब आपके बारे में कोई जानकारी उसको किसी से पूछना नहीं है, सारी जानकारी आपके बारे में इकट्ठा करके तब वो आपसे बात करेगा कि आपके आधार कार्ड का नंबर ये है, आप कहेंगे हाँ, आपके बैंक अकाउंट का नंबर ये है, आप कहेंगे हाँ, आपके भाई का नाम ये है, हाँ, आपके भाई का मोबाइल नंबर ये है। आप बिल्कुल मुतमैन हो जाएंगे कि ये जो व्यक्ति फ़ोन कर रहा है सटीक बात कर रहा है। फिर आपसे वो कहेगा कि आपका भाई दिल्ली में पढ़ता है, आप कहेंगे हाँ, तो आपका भाई पकड़ लिया गया है, पुलिस ने पकड़ लिया है, इस मामले में पकड़ लिया है, इतना पैसा तत्काल भेजिए, नहीं तो आपके भाई को जेल भेज दिया जाएगा, आपके चाचा को जेल भेज दिया जाएगा, आपके फलाने रिलेटिव को जेल भेज दिया जाएगा। तो ये गेम ऐपिंग जो है, इससे बचना है। कोई भी गेम आपको नहीं डाउनलोड करना है, कोई भी ऐप। तो ऑनलाइन गेम मत खेलिए। लूडो खेलते हैं आप ऑनलाइन, ताश खेलते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन आपको ऑफर मिलता है कि ये गेम खेलिए 1 रुपया मिलेगा आपको, या 1 रुपया लगाइए 1 लाख रुपया मिलेगा आपको। इस तरह से ऑनलाइन गेम के चक्कर में नहीं पड़ना है। मोबाइल पर ही आप देखते होंगे लोन का ऑफर आता है कि आप बैंकों का चक्कर लगाएंगे, वहाँ पर ये कागज़, गाड़ी का कागज़ जमा करना होगा, खेत का कागज़ जमा करना होगा। आइए, इस बैंक से आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट के लोन तुरंत स्वीकृत हो जाएगा। हर घर में पैसे की समस्या होती है, गार्जियन सोचता है चलो यहीं से लोन ले लें तो सस्ते में दे रहा है, कम ब्याज पर दे रहा है, वहाँ से भी फंसने के चांस पूरे हैं। सोशल मीडिया पर अनजान से दोस्ती, सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान आदमी से आप फ्रेंडशिप मत करिए, फ्रेंड मत बनाइए, क्योंकि आपको लगता है अपोजिट जेंडर का उसमें पिक लगा देते हैं, फोटो, नाम भी अपोजिट जेंडर का लगा देते हैं, लिख देते हैं। आपको लगेगा कि हम अपोजिट जेंडर से फ्रेंडशिप कर रहे हैं, और उसमें आपके सारी सूचनाएं, चैटिंग 2-4 दिन करेगा और फिर उसके बाद आपको ब्लैकमेल करना शुरू। तो अनजान आदमी जिसको आप नहीं जानते पहचानते हैं, सोशल मीडिया के किसी प्लेटफार्म पर, चाहे स्नैपचैट पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, ट्विटर पर हो, किसी से आप फ्रेंडशिप मत करिए सोशल मीडिया पर। इससे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ऑनलाइन खरीदारी से बचिए। आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, तमाम कंपनियों से तुरंत कोरियर मंगाते हैं, अपना सामान मंगाते हैं। जब वो सामान आपके मार्केट में उपलब्ध है तो आपको ये शौक़ पालने की क्या ज़रूरत है। इसी शौक़ में कभी कभी आप फंस जाएंगे कि हम सामान मंगा रहे हैं, वो बोलेगा उधर से कि सामान आपका आ गया, कहाँ आना है, आप बताएंगे यहाँ आना है। अच्छा ठीक है, एक ऐसा करिए, किसी को भेज दीजिए, तो आप कहेंगे नहीं हम तो गोपनीय तरीके से मंगाए हैं सामान, यहीं लेके चले आओ। वहाँ जब आता है सामान वाला कोरियर लेके आपका, तो कहता है कि अभी आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, स्कैन करता है आपके बॉक्स को, जो उस पर बारकोड बने रहते हैं, कहे अभी OTP जाएगा, OTP बताइए। तो मान लीजिए जब तक सही चल रहा है तब तक सही चल रहा है, जब क्रिमिनल्स को, साइबर क्रिमिनल्स लग जाएगा आपके पीछे कि आपने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर किसी चीज़ को मंगाने के लिए डिमांड किया है, उसको जानकारी हो गई, वही सामान जो आपने डिमांड किया है उसी तरह का पैकेट लेके आपके दरवाजे पर पहुंचेगा साइबर क्रिमिनल, और आके बताएगा कि आपका सामान आ गया।
इसको रखिए, पैसा पेड करिए और ये बारकोड मैं स्कैन कर रहा हूँ, आप पर एक OTP जाएगा। यही OTP आपने बताया आपका खाता खाली कर देगा और जब तक आप बहस करेंगे तब तक वहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा। तो इस पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है कि जब फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या किसी भी कुरियर सेवा से आप कोई सामान मंगाते हैं तो हो सकता है सामान मंगाने के दौरान ही कोई बीच वाला व्यक्ति आ जाए, दूसरा साइबर क्रिमिनल्स, क्योंकि उसके पास सारी डाटा आपके पास आपकी है, क्योंकि आपने मोबाइल में तमाम ऐप डाउनलोड कर रखे हैं। तो सारी सूचना क्रिमिनल्स के पास है। आप कोई भी एक्टिविटीज़ जो सोशल मीडिया पर कर रहे हैं वो सारी सूचनाएं साइबर क्रिमिनल्स के पास भी है। इस पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है। दूसरा, एक नया स्कीम चल रहा है, आसपास के जो छोटे छोटे अभी साइबर क्रिमिनल्स पैदा हुए हैं, जिनको शौक है साइबर क्राइम करने का, वो आपके गाँव में घूमेंगे, बताएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम आए हैं, हम आयुष्मान कार्ड योजना के तहत आए हैं, हम इस योजना के तहत आए हैं और आप लोग अपना अपना फार्म भरवा लीजिए। जब फार्म भरवाएंगे, भरवाने में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का कार्ड, ATM कार्ड, ATM का पिन कोड सब आपसे सूचना ले लेंगे और आपके साथ साइबर क्राइम कर सकते हैं। इस पर भी गार्जियन को अपना जाके समझाइए। एक बार पुनः ताली बजाइए, आप लोग उभ रहे हैं, शाबाश। बातें हमारी समझ में आ रही है कि ज़्यादा ऊपर से नहीं जा रही है ना, साधारण भाषा में है, समझ में आ रही है सबको? शाबाश, बहुत बढ़िया। तब तक -9 का स्क्वायर रूट निकाल के दिमाग में रखिए। जब तक हम लेक्चर दे रहे हैं, √-9 इक्वल टू क्या होगा, √-9 इक्वल टू क्या होगा, तब तक दिमाग में सोचे रहिए। चलिए आते हैं इस पर। डिजिटल वॉरियर क्यों बने? डिजिटल वॉरियर क्यों बने? तो समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमको डिजिटल वॉरियर बनना चाहिए और डिजिटल वॉरियर बनने के बाद हमको फेक न्यूज़, साइबर क्राइम और पुलिस के अच्छे कार्यों को प्रमोट करना चाहिए। इसमें लिखा है कि जो इस काम को करेंगे लोग, उनको उत्तर प्रदेश के DGP महोदय द्वारा या हमारे बस्ती के DIG महोदय द्वारा या हमारे बस्ती के SP महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया जाएगा। जो डिजिटल वॉरियर अच्छा काम करेगा और जो छात्र अच्छे काम करेंगे, दोनों को देना है। डिजिटल वॉरियर कौन बनेगा? कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और कार्यशालाओं में आप क्या कर सकते हैं? कहानियाँ लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, डिबेट कंपटीशन कर सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, वीडियो कंटेंट बना सकते हैं, लघु कहानियों का कोई वीडियो कंटेंट बना सकते हैं, या कोई स्लोगन आप लिख रहे हैं साइबर क्राइम पर, उसको अपने टीचर द्वारा वीडियो बनवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब मेरे पास आएगी तो मेरे माध्यम से हमारे जिला मुखिया पुलिस प्रमुख को जाएगी, वहाँ से DGP कार्यालय जाएगी, समीक्षा होता है और हर जनपदों से कुछ न कुछ बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा और कुछ न कुछ डिजिटल वॉरियर को। ये नहीं कोई जिला खाली जाएगा, हर जिले से है। तो जो इसमें अच्छा काम करेगा उसको DGP से पुरस्कार पाने का भी मौका मिलेगा। डिजिटल वॉरियर कार्यशाला में क्या करना है, मतलब जो मैं यहाँ पर आया हूँ कार्यशाला करने, मुझे क्या करना पड़ेगा, या आपके प्रबंधक महोदय को, प्रिंसिपल सर को या टीचर्स को क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें इसमें लिखा है। इसमें लिखा है कि डिजिटल जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना है। डिजिटल जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना, इसका मतलब क्या हुआ? डिजिटल जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना है। जैसे हम किस कल्चर में रहते हैं, किस संस्कृति में रहते हैं? भारतीय संस्कृति में रहते हैं। किस संस्कृति में रहते हैं? भारतीय संस्कृति में, जहाँ पर माता पिता का कंसेप्ट है, भाई बहन का कंसेप्ट है, भाभी का कंसेप्ट है, चाची का कंसेप्ट है, तमाम रिश्तों का कंसेप्ट है ना। उसी संस्कृति को हम फॉलो करते हैं, हम उससे अलग तो नहीं हट पाते हैं। आपको स्कूल का एक कल्चर है कि कोई अतिथि आएगा तो इस तरह से आपको क्लैपिंग करना है, उसका तालियों का अलग चीज़ आपका धुन है, स्वागत के लिए अलग धुन है और शाबाशी के लिए अलग धुन है। तो ये क्या है? आपने एक कल्चर डेवलप कर रखा है। कल्चर डेवलप करने में कुछ टाइम लगता है। तत्काल, जैसे हिंदी में एक लेखक हैं सरदार स्वर्ण सिंह,
11th में या 12th में पढ़ाया जाता है कि चरित्र निर्माण उस ऊंचे कलश वाले पर्वत के समान है जिसको बनने में लाखों साल लगे होंगे। कोई पर्वत एक दिन में तो बना नहीं होगा। इसी तरह से मनुष्य का चरित्र, आप हमारा चरित्र एक दिन में नहीं बन बिगड़ सकता है, बिगड़ने में भी टाइम लगता है और बनने में भी टाइम लगता है। उसी तरह से ये जो नई संस्कृति, नई कल्चर डेवलप करना है डिजिटल संस्कृति को, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। डिजिटल संस्कृति पढ़ने का मतलब कि आपके हाथ में मोबाइल है तो आपके दिमाग में हमेशा ये दिमाग में बना रहे कि इस मोबाइल पर हमको कोई ऐसा ऐप डाउनलोड नहीं कर लेना है जिससे हमारी सारी डाटा दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाए। इस पर हमको किसी वेबसाइट पर जाकर जब तक वेबसाइट का हम क्लियरिफिकेशन न कर लें कि ये वेबसाइट सही है या गलत, कैसे पता लगाते हैं कि वेबसाइट सही है या गलत? कोई बच्चा बताए। वेबसाइट कोई आप सर्च करते हैं तो कैसे आप पता लगाते हैं कि ये वेबसाइट सही है या गलत है? उसमें लिखा रहता है ना HTTP लिखा रहता है ना वेबसाइट पर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अगर जिस वेबसाइट में यस न जुड़ा हो, जिस वेबसाइट में यस यानी कि HTTP यस नहीं जुड़ा है, समझिए कि वो वेबसाइट क्या है? फर्जी है। यस का मतलब होता है सिक्योर। यस का क्या मतलब होता है? सिक्योर। यह तभी यस जुड़ेगा जब वेबसाइट सही होगा और वेबसाइट आप गूगल से बना रहे हैं, गूगल उसको वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद यस देगा। ठीक है। अगर गूगल नहीं देता है यस, कोई व्यक्ति स्वतः वेबसाइट डेवलप कर लिया है तो उसका वेबसाइट तो चलेगा लेकिन वो सिक्योर नहीं है और गूगल की तरफ से वेरीफाइड नहीं है। जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जो लोग चलाते हैं, आप लोग देखते होंगे घरों में अपने मम्मी पापा का फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो किसी किसी के फेसबुक पे एक ब्लू टिक रहता है ना, इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक रहता है, तो इंस्टाग्राम उसको वेरीफाई कर लेता है कई तरीकों से, उसके मोबाइल नंबर से, आधार नंबर से, अपने सोर्सों से उसको वेरीफाई करके बताता है कि ये व्यक्ति सही है, इसको हम ब्लू टिक हमको दे देना चाहिए। पेड ब्लू टिक भी होता है, माने पैसा पेड करके भी, बावजूद इसके वो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम कंपनियां आपको पहले वेरीफाई कर लेती है कि यह व्यक्ति सही है, तभी इसको हम अपना ब्लू टिक देंगे। ठीक उसी प्रकार गूगल आपको तभी यस देगा जब वो वेबसाइट डेवलप करने वाला व्यक्ति सही होगा उसकी नज़र में। तो आप ऐसे ही वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिस पर HTTP और लास्ट में क्या जुड़ा हो? यह जुड़ा हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। शाबाश। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो हमको डिजिटल संस्कृति को बढ़ावा देना है, माने अपने अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर चारों तरफ फैल जाए कि हमको साइबर क्रिमिनल से बचाव रखना है। यही कल्चर है इसका। दूसरा, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में साइबर क्लब की स्थापना, एक शिक्षक को नोडल अधिकारी नामित करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी देना, सुरक्षित डिजिटल उपयोग की जानकारी देना, साइबर अपराध के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी देकर उससे बचने के बारे में बताना, फेक न्यूज के पहचान के तरीकों के बारे में बताना तथा उस पर आलोचनात्मक सोच को विकसित करना। आलोचनात्मक सोच का मतलब होता है कि अगर कोई न्यूज चल रही है सोशल मीडिया पर और हमारा डिजिटल वॉरियर कोई व्यक्ति बना है और वो चाहता है कि इस न्यूज का हम खंडन करें, तो जो कमेंट करेगा उस पोस्ट पर, एक तो पहले उसको रिपोर्ट करेगा, सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, एक तो उसको रिपोर्ट करेगा, दूसरा जो कमेंट करेगा उसमें उसका दृष्टिकोण माने उसकी सोच आलोचनात्मक होनी चाहिए। आलोचनात्मक का मतलब कि तथ्यों के साथ साबित करेगा यह जो पकड़ी चौराहे पर, पड़री चौराहे पर जो र्यूमर फैल रहा है कि यहाँ पर जाति हिंसा हो गई है, हिंदू मुस्लिम राइट हो गया है, यह बिल्कुल गलत है। इसके संबंध में हमारा फैक्ट्स यह है, तथ्य यह है कि मैं जाकर उस गांव के ग्राम प्रधान से, सभासद से, BDC से, इन 10 लोगों से हमने इस बारे में जानकारी किया, उनके नाम भी लिखेगा उसमें। और इस तरह के यहाँ कोई मैटर नहीं है। मैटर यह था कि वहाँ पर 2 व्यक्तियों के बीच में नाली का विवाद था, जमीन का विवाद था, खेत का विवाद था या पारिवारिक विवाद था।
लेकिन सांप्रदायिक विवाद नहीं था। एक एग्जाम्पल हमने दिया। उसके बाद है साइबर अपराध से बचने हेतु शुरुआत स्वयं अपने आप, अपने परिवार और मित्रों के साथ करना। यदि किसी कारणवश आप या आपके साथ जानने वालों के साथ साइबर क्राइम हो गया है तो तत्काल उससे बताना कि तत्काल तुम 1930 पर कॉल कर दो, 1930 पर कॉल कर दो। उसके बाद उसकी एक वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in। इस पर भी अपनी बात मेंशन की जा सकती है, रजिस्टर्ड कराई जा सकती है। स्वयं नहीं कर सकते हैं तो थाने पर एक उसके लिए कंप्यूटर कक्ष बना हुआ है, वहाँ से आकर इस साइट पर अपना सूचना, अपनी कंप्लेन आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हेल्पलाइन नंबर 1930 के लिए इस वेबसाइट पर दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा आपको थाने पर भी उपलब्ध है। अगर स्वतः आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, करने का ढंग नहीं है, तो साइबर क्राइम से संबंधित अपराध को तुरंत आके थाने को बताना है। ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि मैं आपको अपने CCTNS कर्मी से, जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम हम लोग के यहाँ चल रहा है, उसके लिए बाकायदा प्रशिक्षित ट्रेनीज, कंप्यूटर पढ़े विशेषज्ञ सिपाही, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर बैठ रहे हैं। वो आपकी मदद करेंगे, आपके कंप्लेन को 1930 के लिए रजिस्टर्ड करा देंगे। ठीक है। अब ये सब बातें कार्यशाला की विषय वस्तु थी, जिसको हमने बता दिया और ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि आपके स्कूल छूटने का भी टाइम हो गया है। मुझे एहसास हो रहा है कि आपके अंदर धीरे धीरे जो है अब सुस्ती टाइप का आ रहा है, तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए ताकि सुस्ती दूर हो जाए। ठीक है, शाबाश। तो एक और दो पक्ष, विद्वान की दो पक्षों से मैं बात फिर पुनः प्रारंभ करूंगा कि अपने लिए जीना तो आम कहानी है, अपने लिए जीना तो आम कहानी है और दूसरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। ठीक है। अपने लिए जीना तो आम कहानी है, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। तो हम यहाँ जी रहे हैं दूसरों के लिए ही। दूसरों में कौन शामिल है? हमारे परिवार के लोग, बच्चे, पत्नी, माँ बाप, उनके लिए हम नौकरी कर रहे हैं, उनको हम अपना वेतन भेजेंगे। और समाज को हम क्या दे सकते हैं? इसके लिए हम चाहते तो जाड़े में अपना ऑफिस टाइम करने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो सकता था, 1 घंटा 2 घंटा आराम कर सकता था कि नहीं? कौन पूछने वाला है हमको? 1-2 घंटा तो मैं दिन में भी आराम कर सकता था। रात में तो हम लोगों को जगना पड़ता है 2 बजे तक, लेकिन दिन में भी हम लोग 1-2 घंटा आराम कर सकते हैं। लेकिन वो आराम करने से हमको मिलेगा क्या? फिर वही सोएंगे और जो ये डिजिटल संस्कृति है उसको हम ख़त्म करेंगे, वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हम देखेंगे या फिर नींद से सोएंगे। उससे बेहतर है कि हम समाज में घूमें, लोग हमको जाने, हम लोगों को जाने, आपसे कुछ सीखें, हम कुछ आप हमसे सीखें। तो जब हम अब कुछ सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, उसका फ़ायदा हमको आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अपने ज्ञान को अपने ही अंदर रख लेंगे, तो फिर हमारे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। हर आदमी को एक दिन फिक्स है, टाइम की इस डेट पर डिपार्चर टाइम ऊपर जाने के लिए फिक्स है, उसका रिजर्वेशन बिल्कुल कन्फर्म है, वो कैंसिल भी नहीं होता है। तो वहाँ जाने से पहले वो सारी चीज़ें में से एक भी चीज़ मैं लेके नहीं जा पाऊँगा वहाँ। जो भी आप लोगों से हमने पूछा कि √-9 का आंसर क्या होगा, वो उसका आंसर भी बता के आपको जाऊंगा। नहीं बता के जाऊंगा तो फिर ऊपर चला जाऊंगा, तो वो फिर हमारे साथ नहीं जाएगा वो। तो जो हमारे अंदर है वो चीज़ें मैं आपको बता के जाऊँ, समाज को कुछ दे के जाऊँ। अगर हर जो भी त्यागी लोग हुए हैं समाज को कुछ न कुछ नहीं दिए होते, तो आज समाज इतना सभ्य समाज, विकसित समाज कैसे होता? जो साइंटिस्ट अपने जीवन को खपा देता है दूसरों को उजाला करने के लिए, आज बिजली का बल्ब जो हम लोग देख रहे हैं कितनी आसानी से CFL और रॉड लगा ले रहे हैं। जिन साइंटिस्ट ने खोज किया होगा 2500 साल अपने कमरे से निकला नहीं होगा, अपने जीवन को खपा दिया होगा उसने समाज के लिए। तो समाज के लिए आपको कुछ करना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊंगा जो हमारी कार्यशाला से रिलेटेड है, जैसे AI का फुल नेम आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI शब्द जो है 1956 से
विश्व पटल पर सब कंप्यूटर की दुनिया में सामने आया 1956 से। कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, नाम हमको नहीं ध्यान आ रहा, उसने पहली बार 1956 में ये शब्द दिया। लोगों को लगा कि ये बेवकूफ़ी वाले शब्द हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लोगों को क्या लगा, ये बेवकूफ़ी वाले शब्द हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जैसे अभी कोई छात्र इसमें से कहते साइंस का कि मैं एक ऐसे कार का इजाद कर रहा हूँ, खोज कर रहा हूँ जो जहाँ रोड रहेगा वहाँ रोड पर चलेगी, रोड नहीं रहेगा तो हवा से चलेगी, हवा नहीं रहेगा तो पानी पर चलेगी। तो लोगों को लगे क्या बेवकूफ़ी वाले बात कर रहे हो तुम, ऐसा संभव थोड़ा है। लेकिन ऐसा क्या है, संभव, ऐसा बन गया है। तो साइंटिस्ट ने 1956 में ये सोच डेवलप की कि एआई नाम की चीज़ है जो कंप्यूटर की दुनिया में आएगी, और कंप्यूटर की दुनिया में जब आएगी तो दुनिया में इससे तहलका मच जाएगा। और कंप्यूटर कितने बड़े बड़े होते थे 1956 में, जितनी आपकी ये बिल्डिंग है इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। जितनी बड़ी आपकी ये बिल्डिंग है इतनी बड़ी कंप्यूटर हुआ करता था, और एक कमरे के बराबर तो उसका जनरेटर हुआ करता था, तब वो कंप्यूटर चलता था। अब देखिए वहाँ से आते आते कंप्यूटर आके मोबाइल में सिमट गया, वहाँ से आते आते कंप्यूटर जो है छोटे से लैपटॉप में आकर सिमट गया। तो ये चीज़ें विकास की निशानी है। एआई वहाँ से चलकर 1997 में पहली बार एआई का इस्तेमाल IBM कंपनी, IT क्षेत्र की कंप्यूटर की दुनिया की एक बड़ी नामी जामी कंपनी है। जैसे कंप्यूटर की दुनिया की इंडिया की जो कंपनियां हैं, जैसे इन्फोसिस है, IBM है, विप्रो है, TCS है, और वर्ल्ड स्तर पर आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा। इसी तरह से IBM एक कंपनी है जिसने एक एआई की मदद से एक कंप्यूटर तैयार किया, और एक तरफ शतरंज के खिलाड़ी गैरी कास्परोव जो विश्व विजेता था उस समय शतरंज का खिलाड़ी, जिसको आप लोग सुनते होंगे कि ये मतलब वर्ल्ड का नंबर 1 खिलाड़ी है, एक तरफ उसको बैठाया गया और एक तरफ एआई टूल्स के आधार पर बने कंप्यूटर को बैठाया गया, और दोनों से चेस खिलाया गया, चेस, शतरंज। और एआई कंप्यूटर ने गैरी कास्परोव को उस चेस में क्या कर दिया, हरा दिया। तो साइंटिस्टों को लगा कि एआई कुछ भी कर सकता है। तो एआई का सीधा मतलब समझिए, एआई का मतलब कंप्यूटर शाखा की, कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा जिसके माध्यम से मशीन लर्निंग एक लैंग्वेज है, MIAL का नाम आपने सुना होगा। मशीन लर्निंग एक लैंग्वेज के माध्यम से ऐसे टूल्स डेवलप किए जाते हैं जिनको कोई कमांड दिया जाए तो वह मानव की तरह से सोच के, समझ के और मानव की तरह से उत्तर मानव से कम समय में दे सके, ऐसे टूल्स को एआई टूल्स कहते हैं। जैसे आप बेटा खड़ा हो जाओ, खड़ा हो अपना, क्या नाम है आपका? दिव्यांश चौधरी। शाबाश। गांव कहाँ है? चौधरीपुर। एक बार में अपना नाम, पिता का नाम, गांव और भाई बहनों का नाम सबको बता दीजिए, एक ही बार में बताइए। दिव्यांश चौधरी, विशाल चौधरी, साधना चौधरी, अंकिता चौधरी, रविंद्रनाथ चौधरी, थैंक यू। तो देखिए, ये आई समझाने के लिए हमने इस बच्चे का उपयोग किया। हमने क्या दिया, एक कमांड दिया कि आप अपने माता पिता, अपना नाम, भाई बहनों का नाम, गांव का पता एक बार में बताइए। तो कमांड हमने कैसे दिया? मुंह से दिया। हमारा मुंह की आवाज़ इस बच्चे के कान तक गई, कान से मस्तिष्क में गई, मस्तिष्क ने उसको रीड किया कि हमसे क्या पूछा गया है, फिर सोचा कि हमको जवाब क्या देना है, और फिर बच्चे ने जवाब स्टार्ट किया। कुछ समय बाद इसको लगा कि एक भाई का नाम छूट गया, एक सिस्टर का नाम छूट गया, फिर उसको 1-2 सेकंड बाद उसने बताया। एआई क्या करेगा, आप कोई भी कमांड देंगे उसको तो वह 3 सेकंड के अंदर पूरा सलूशन दे देगा। अगर हम आपसे पूछें कि 5355 में 5355 का मल्टीपल करिए, गुणा करिए, आंसर क्या होगा, तो आपको शायद लगाने में 2 से 3 मिनट लग जाए। एआई को कितना लगेगा? 3 सेकंड। कितना लगेगा? 3 सेकंड। अगर कोई हम ऐसा डिजिट लिखे
जिस डिजिट की लंबाई यहाँ से लेकर और बस्ती तक हो, जैसे 1 2 3 4 5 लिखते चले जाएं बस्ती तक, और फिर उधर से एक डिजिट लिखते चले आए बस्ती से यहाँ तक, और दोनों को मल्टीपुल कर दें, और हमारे आपसे पूछा जाए कि इसको सॉल्व करके आंसर बताइए, तो हम आप कितने दिन में बताएंगे? शायद इस जन्म में नहीं बता पाएंगे, कुछ ना कुछ फॉल्ट करते जाएंगे और एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं आएगा। एआई कितने देर में बताएगा? 3 सेकंड में। ये तो एक केवल एग्जाम्पल हो गया एआई का कैलकुलेशन के क्षेत्र में। आप कहिए कि हमको इस नाम पर एक पिक्चर बना के दो, इसमें ये कहानी रहे, ये पात्र रहे और 3 घंटे की वो कहानी रहे, एआई आपको कितने देर में बना के दे देगा? 3 सेकंड में। आप कहिए कि हमको इस पर एक गाना लिख के दो, एआई कितने देर में बना के दे रहा? 3 सेकंड। और उसका सबसे आसान एआई का एक टूल्स है चैट जीपीटी। क्या टूल्स है? चैट जीपीटी। एआई ने एक टूल्स विकसित किया है, डेवलप किया है वर्ष 2020 में, मैंने आज से 4 साल पहले, और 4 साल में वो चैट जीपीटी इतना पॉपुलर हो गया। कितना पॉपुलर हो गया? इतना पॉपुलर हो गया कि कंप्यूटर की दुनिया की सारी कंपनियां अपने सारे वर्कर को चैट जीपीटी का प्रशिक्षण दे रही हैं कि इसकी मदद से काम करो। आपको जो असाइनमेंट मिलता होगा स्कूल से, होमवर्क मिलता होगा, चैट जीपीटी खोलिए, उसमें अपने प्रश्नों को, असाइनमेंट को डालिए, आंसर 3 सेकंड में। आंसर कितने देर में? 3 सेकंड में। गूगल में तो सर्च करेंगे, जो पहले से पढ़ा है वही आएगा, नए क्वेश्चन का जवाब नहीं आ सकता, नई सोच का जवाब नहीं आ सकता। तो एआई में यही चीज है कि मानो जैसी सोचने समझने की क्षमता जिस विधा में है, वही विधा क्या है? एआई है। हमने अभी एआई के ये 2-4 एग्जाम्पल दिए आपको। एआई के माध्यम से दुनिया के वो हर चीज हो जा रहा है। एआई अपने बाल्यावस्था में चल रहा है। एआई 3 प्रकार का माना गया है अभी। एक सिंपल एआई जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरा जनरेटिव एआई, और तीसरा सुपर एआई। अभी साइंटिस्टों के अनुसार एआई अपने उम्र के 9वें साल में है, तो इसके पास इतनी बुद्धि है। जिस दिन उसकी उम्र अपने उम्र के 22वें साल में आएगा, यानी कि मनुष्य की जिस तरह से उम्र बढ़ती है लगभग 6 या 8 वर्ष के बराबर 1 वर्ष एआई का हो रहा है। जितनी हमारी बुद्धि 8 साल में बढ़ती है, उतनी एआई का 1 साल में बढ़ता है। एआई अपने उम्र के 9वें साल में है। 2030 में जिसको साइंटिस्टों ने जनरेटिव एआई का नाम दिया है, GAI, उसमें अपने उम्र के 22वें साल में आएगा एआई। उस समय मानव से हर काम अधिक तेजी से, हर काम अधिक सही तरीके से करने के अंदर क्षमता विकसित हो जाएगी। साइंटिस्टों के अनुसार 2050 में जब एआई का सुपर एआई मॉडल आएगा, उस समय साइंटिस्टों को ये खतरा है कि कहीं मानव को अपने कब्जे में एआई मशीनों ने न ले लें। एआई की जो मशीनें बनेंगी, जैसे आप रोबोट देखते होंगे, उस तरह की जो एआई की मशीनें या टूल्स या कंप्यूटर बन रहे हैं, उनके पास कोई ऐसी बुद्धि स्वतः डेवलप ना हो जाए जो हमारी सोच को हैक कर ले, हमारे ऊपर स्वतः आक्रमण कर दे, हमको जिंदा से मृत्यु बना दे, यहाँ पर मृतक बना दे पूरे मानव संस्कृति को, और स्वतः वो एआई, वो रोबोट स्वतः इस पृथ्वी पर राज न करने लगे। ये 2050 तक की सोच है साइंटिस्टों की कि एआई उस स्तर तक चला जाएगा 2050 में सुपर एआई के रूप में, जहां पर मानव को कंट्रोल करना एआई मशीनों को आसान नहीं होगा। एआई मशीनें स्वतः ही मानव को कंट्रोल न करें। तो इस दुष्परिणाम से हमको नहीं घबराना है। इस एआई के मदद से साइबर क्रिमिनल्स विभिन्न तरीकों का योजना बनाकर और हमारे साथ साइबर क्राइम कर रहे हैं। हमको केवल इसमें एआई को इतना ही जानना है कि हम डिजिटल कल्चर को बढ़ावा दे सकें। आज आप उठ चुके हैं -9 अंडर रूट का रिजल्ट किसी बच्चे ने बताया? कोई बच्चा खड़ा होके -3 में -3 का मल्टीपुल करेंगे तो क्या होगा? -3 में -3 को जब मल्टीपुल करेंगे तो +9 आ जाएगा। आप बताओ। हाँ,
वो इमेजिनरी नंबर है। किस क्लास में हो आप? क्लास 9। क्लास 9। देखिए 9th का बच्चा इमेजिनरी नंबर समझ रहा है, यही शाबाशी के लिए बात है। ताली बजा दीजिए भाई आप लोग। और बढ़िया, 9th का बच्चा इमेजिनरी नंबर समझ रहा है, तो समझिए ये बच्चे के लिए सुनहरे भविष्य की निशानी है। इमेजिनरी नंबर का मतलब काल्पनिक नंबर हो गया, ये -9 हो गया। तो -9 को हम फैक्टर कर देंगे किसमें? -1 इंटू 9। -9 को किस में तोड़ दीजिए? -1 इंटू 9, और 9 का आप स्क्वायर जानते हो 3 होता है। 3 तो आपका क्लियर हो गया। अब बचा -1, तो इसमें 11-12 के बच्चे हैं 11-12 के? कितने बच्चे हैं 11-12 के? कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ में पढ़ा है आप लोगों ने? कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा बायो के हैं, ठीक है। 12 में 11-12 में एक लेसन है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, जहां पर आई की वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू, आई क्यूब की वैल्यू, आई पावर 4 की वैल्यू निकालते हैं। आई की वैल्यू √-1 होती है। आई में जब आई का मल्टीपुल करते हैं तो -1 आ जाता है, और आई में 4 बार आई का मल्टीपुल करेंगे तो 1 वैल्यू आ जाता है। तो ये इमेजिनरी नंबर बच्चे ने बताया है। ये मतलब देखिए वहाँ तक बच्चा सोच पा रहा है। तो वही इमेजिनरी नंबर आई है, जिसको आयोटा बोलते हैं। जब आप पढ़ेंगे, कोई अगर मैथ का बच्चा इंटर पढ़े तो आयोटा सब बोला जाता है। तो आई की वैल्यू √-1 हो गई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? -1 हो गई। अब हमने फैक्टर किया है 9 इंटू -1, तो 9 का आपने निकाल लिया 3, और -1 की जगह क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर। आई स्क्वायर को फैक्टर करिए, आई इंटू आई, तो एक आई वहाँ से निकाल लीजिए, और 3 इंटू 3 किए हैं, एक 3 वहाँ से निकाल लीजिए। तो आंसर क्या हो गया? 3 इंटू आई। क्या आंसर हो गया? 3i माइनस √-9 का रिजल्ट क्या हो गया? 3i। क्या हो गया? अगर आई आप नहीं जान रहे हैं तब भी तो आंसर निकलेगा। 3 इंटू √-1, 3 इंटू √-1। अगर आप आई नहीं पढ़े हैं, 11-12 नहीं पढ़े हैं, क्लास 8, 9, 10 तक मैथ पढ़े हैं, तब भी आपको रिजल्ट बताना पड़ेगा कि इसका आंसर 3 इंटू √-1 होगा। ऐसे छोड़ तो नहीं देंगे आप आंसर को। तो बहुत अच्छा लगा, एक बच्चे ने कुछ तो बताया। तो आज की कार्यशाला में मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, किसी और दिन आकर फिर अलग विषय पर वार्ता होगी, क्योंकि ये विषय थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा कि टफ है। टफ कुछ नहीं है, केवल एक शब्द जो है डिजिटल संस्कृति को बढ़ावा देना है। यही शब्द हमको साइबर क्राइम से दूर कर देगी। हम अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदार में इस बात को फैलाएं, 1930 को फैलाएं, 1930 को फैलाएं, और बताएं कि आप नहीं अगर कंप्लेन करना जानते हैं तो थाने पे आइए। सुविधा उपलब्ध है कंप्यूटर की। www.cybercrime.gov.in पर अगर लॉगिन कराना है, वहाँ से हमको मेल करना है, तो थाने पर वो सुविधा उपलब्ध है। लेकिन चुप होके नहीं बैठना है साइबर क्राइम के खिलाफ, और इसको फैलाते रहना है कि जो तरीके बताए गए, जो अब तक हम लोगों के सामने जिस तरह के क्राइम आए हैं वो आपको बताया गया। उस क्राइम को कम से कम तरीकों को अपने घरों में, गाँव में, रिश्तेदारों में बताइए कि इस तरह से मोबाइल में हमेशा एक साइबर क्रिमिनल साथ में घूम रहा है, इससे बचना है। तो सभी लोग तैयार हैं? बढ़ाएंगे डिजिटल संस्कृति? तो एक बार ताली बजाइए तो हम मान लें कि आप बढ़ाएंगे। शाबाश। तो देखिए बहुत बढ़िया लगा आपके बीच में आकर, आपका उत्साह पूरे सेशन तक बहुत बढ़िया बना रहा। और हम चाहेंगे लास्ट का 2 मिनट और लेना, कि आपके मन में किसी प्रश्न के प्रति कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो रही हो। जो कार्यशाला चली है इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके मन में जिज्ञासा अगर आ रहा हो, तो आप बेहिचक अपनी जगह पर खड़ा होंगे, माइक आपके पास ही जाएगा, आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। कोई छात्र छात्रा अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, बेहिचक अपनी जगह पर खड़ा हो, माइक वहीं जाएगा और आप अपनी प्रश्न रख सकते हैं, कोई भी जिज्ञासा मन में आ रहा हो। देखिए ये आपकी कमी होती है। जब भी मंच मिले ना, मंच चाहे डांसिंग का मिले, सिंगिंग का मिले, पढ़ने का मिले, लिखने का मिले, बोलने का मिले, अभिनय का मिले, प्रश्न पूछने का मिले,
तुरंत मंच को कैप्चर करना चाहिए। इससे क्या होगा, भविष्य में आप कहीं भी नौकरी करेंगे, बिना बोले कुछ होने वाला नहीं है। मनुष्य दो ही चीज़ों से आगे बढ़ सकता है, या तो बोलकर या लिखकर। इसके अलावा तीसरा कोई साधन नहीं है। या तो आप बोलकर समाज में लीडर बन सकते हैं, या आप लिख कर लीडर बन सकते हैं। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? चलिए तो हम सेशन समाप्त करते हैं। एक बार पूरे प्रबंधन कमेटी को, सभी टीचर्स को, प्रधानाचार्य महोदय को, प्रबंधक महोदय को, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।